नमस्कार फार्मेसिस्ट साथियों। और जैसा कि आज 6 बजे लाइव क्लासेज का था, कल भी अपन ने ली थी, तो इलेक्ट्रिक शटडाउन की वजह से कल क्लास बीच में ड्रॉप करनी पड़ी, तो उसी को आगे शुरू करते हुए शुरू कर रहे हैं। कल अपन पढ़ रहे थे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अगर बात की जाए ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोथ आर द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, यानी आप कह सकते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोथ आर द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। मीन्स आप कह सकते हैं कि बॉडी के हर ऑर्गन पे एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। मीन्स सिंपल से आप समझ सकते हैं कि एक पानी का पाइप ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे आ रहा है, मीन्स दोनों का काम एक दूसरे के विपरीत हो रहा है, लेकिन काम करने के तरीके अलग है। अब जैसा कि इसका न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन है और इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, यानी एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे, लेकिन काम करने के तरीके बोले तो न्यूरोट्रांसमीटर एंड रिसेप्टर दोनों के अलग अलग है। इसीलिए वर्ड दिया मैंने फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। अब बात करेंगे सिंपैथेटिक सिस्टम, इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एड्रेनलिन, इसलिए इसको बोल दिया एड्रेनर्जिक सिस्टम। क्या बोल दिया? एड्रेनर्जिक सिस्टम। और अगर बात करें कि अगर सिंपैथेटिक सिस्टम अगर प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, तो फार्माकोलॉजी में जो बाहर से ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट या सिम्पैथोमाइमेटिक। अब जैसा कि कल अपन ने पढ़ लिया था, तो देखा जाए तो फार्माकोलॉजी के हिसाब से ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक के तीन नाम और होंगे। पहला सिम्पैथोमाइमेटिक, दूसरा एड्रेनर्जिक सिस्टम और तीसरा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। और इसी प्रकार बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की, तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, और इसी वजह से इसका नाम दे दिया कोलिनर्जिक सिस्टम या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में जो बाहर से ड्रग दी जाएगी उसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक कहते हैं। अब जब वो बात करते हैं, ये आपको पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बोथ आर द फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, मींस बॉडी के फिजियोलॉजिकली एक दूसरे के विपरीत काम करेंगे। और अगर बात करो, ये अगर ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा है तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन करेगा, ये अगर बीपी बढ़ा रहा है तो ये बीपी कम करेगा। अब बात करें अगर सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए या ज्यादा काम करे, तो इसके अपोजिट जो ड्रग दी जाती है, जैसे इसका नाम एड्रेनर्जिक था तो आपने लिख दिया एंटी एड्रेनर्जिक, आपने लिख दिया एंटी एड्रेनर्जिक। और बात करें सिम्पैथोमाइमेटिक था और इसका एंटागोनिस्ट बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक। इसी प्रकार ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट था तो इसको बोल दिया एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। इसी प्रकार बात करें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का, कि अगर ये ज्यादा ओवर एक्टिव करे तो इसके अपोजिट ड्रग दी जाती है, उसको बोलते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक। जहां भी लाइटिक नाम आता है मींस अपन बात कर रहे हैं एंटागोनिस्ट की। और बात पैरासिम्पैथेटिक थी तो आप कह सकते हैं, यदि कोलिनर्जिक मींस एंटी कोलिनर्जिक या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं, एंटागोनिस्ट। अब अगर देखा जाए तो फार्माकोलॉजी के हिसाब से अपने पास ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में 4 सिस्टम हो गए। और 4 कौन कौन से हो गया? पहला आपका बात करें, पहला आपका सिम्पैथोमाइमेटिक या सिंपैथेटिक सिस्टम, या दूसरा जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम, और तीसरा सिम्पैथोलाइटिक सिस्टम, और चौथा पैरासिम्पैथोलाइटिक सिस्टम। अब फार्माकोलॉजी में जो मेन क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन में से, सिंपल सा ड्रग आपसे पूछ लिया जैसा कि पिलोकार्पिन इज ए, ऑप्शन 4 ही आने आपके, सिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या सिम्पैथोलाइटिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक। और अगर देखा जाए तो पिलोकार्पिन एक प्रकार की पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। तो पहले तो आप ये समझ आना चाहिए कि एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में से आता है। और रही बात दूसरी, अब बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी चारों सिस्टम अपने बॉडी में फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सिंपैथेटिक सिस्टम का फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। मींस ये जो काम करेगा इसका जस्ट अपोजिट कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। और ये आपने इसके जस्ट अपोजिट दी है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग या एंटी एड्रेनर्जिक। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम होंगे। इसी प्रकार पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का अगर फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट आप दिया पैरासिम्पैथोलाइटिक, मींस आप कह सकते हैं इन दोनों के फार्माकोलॉजिकल एक्शन लगभग सेम। अब आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिंपल सा आपको ध्यान रखना कि सिंपैथेटिक सिस्टम मींस एक प्रकार का कैटाबोलिक सिस्टम। कैटाबोलिक मींस आपको किसी से कोई लड़ाई करनी है या आपके सामने कोई शेर आ जाए, उस समय आपके बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहा है वो सब कौन करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। तो बात करें अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, जैसा कि ये मैंने बता दिया कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में 4 सिस्टम हो गए आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, ये आपका हो गया सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तीसरा आपका सिंपैथोलाइटिक और चौथा पैरासिम्पैथोलाइटिक। यानी आपके फार्माकोलॉजी के हिसाब से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में 4 सिस्टम हो गए। अब अपन सिंपल सी बात करें, अगर मैंने आपको ये कहा है कि अगर जो सिस्टम सिंपैथोमाइमेटिक फार्माकोलॉजी एक्शन करेगा उसका जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक भी करेगा और सिंपैथोलाइटिक भी करेगा। मींस आपने अगर सिंपैथेटिक सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद कर लिए तो आपको दूसरे सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं। अब बात करें सबसे पहले कि सिंपैथेटिक सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद कैसे करें। तो सिंपल सा मैं बता दूं कि आप अगर कोई जंगल में जा रहे हैं, आप कोई जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने अचानक एक शेर आ जाए, यानी आपके सामने अगर अचानक शेर आ जाए तो सबसे पहले आपकी आंखों ने देखा और आंखों ने जब आपको देखा अगर बात करें सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, अगर आपको सिंपैथेटिक सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद करने हैं तो आप जब एक बार जंगल में जा रहे हैं और आपको अचानक बाथरूम लगती है, जो ही आप बाथरूम करने बैठते हैं और सामने आपको शेर दिखे और जब आपका शेर दिखेगा तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी, ओ माय गॉड ये क्या है, यानी पीपल साइज आपकी इंक्रीज होगी, यानी बोले तो माइडियासिस। क्या कर दिया उसने? माइडियासिस। जो ही आपने शेर देखा और आपकी पीपल साइज इंक्रीज हो गई यानी माइडियासिस, तो ये आपके आई में होगी माइडियासिस। अब दूसरा बात करें कि जो ही आपने शेर देखा और आपको बाथरूम करने की इच्छा थी यानी यूरिनरी ब्लड, तो जाहिर सी बात है जब शेर सामने है तो आपको मिक्चुरेशन नहीं होगा, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। यानी इसमें डिट्यूसर और ट्राइगोन मसल्स होते हैं जो आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पर सिंपल सा मैं चारों सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन आपको रटना नहीं है, सिंपल सा याद कैसे करना है वो एक बार बता रहा हूं कि जैसे भी क्वेश्चन है आपको शेर याद करना है कि जो ही आप जंगल में गए सामने शेर देखा तो पहली बात आंख ने देख दिया, आंख फटी, ओ माय गॉड ये क्या, माइडियासिस, इंक्रीज द पीपल साइज। और यूरिनरी ब्लैडर आपको बाथरूम नहीं आएगी, डिफिकल्टी इन मिक्चुरेशन। और आपकी धड़कन तो बढ़नी है तो ये होगी, हार्ट रेट भी आपकी बढ़ गई, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ गया। और अगर बात करें ब्लड वेसल्स में तो वहां भी प्रेशर बढ़ेगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है जनरली और सिंपैथेटिक डायलेशन भी होता है, बट एम्पोटेरिक नेचर का होता है तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है। और अगर आपकी हार्ट रेट बढ़ी है और अगर ये वेजोकंस्ट्रिक्शन तो जाहिर सी बात है ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। ये शेर सामने होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ना है, धड़कन भी बढ़नी है और आपकी श्वास फूल जाएगी, ब्रोंकाई डायलेट होगी क्योंकि आपको भागना पड़ेगा। भागने के लिए आपको ब्रोंकाई डायलेट चाहिए जब आपको रेस्पिरेशन नीचे आएगा, यानी ब्रोंको डायलेशन। और अगर बात करें उस समय आपको एनर्जी चाहिए भागने के लिए तो आप बाहर से ग्लूकोन डी नहीं ले सकते, जाहिर सी बात है बॉडी आपको अंदर से एनर्जी देगी क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम एक प्रकार का कैटाबोलिक सिस्टम है, जिनसे आप कह सकते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी जो ग्लाइकोजन आपका लीवर में जमा है
उसका लाइसिस होकर ग्लूकोज बनेगा, मींस एनर्जी आपको इंस्टेंट बॉडी ही देगी, बाहर से आप लेने चले, यानी ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा और जीआईटी आपकी रिलैक्सेशन होगी और यूटेरस भी आपका रिलैक्सेशन होगा। तो सिंपल सा आपको बात करें कि सिंपैथेटिक सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो सिंपल सा आपको शेर याद रखना है, यानी जो शेर देखा माइग्रेसिस हुआ, अब यूरिनरी डिफिकल्टी मैच्योरेशन हुई और आपकी धड़कन बढ़ ली, जाहिर सी बात है हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट बढ़ गया और ब्लड वर्सेस वेजोकंस्ट्रिक्शन होना ही है, और वो होगा तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ा साथ ही साथ आपको श्वास लेनी पड़ेगी, ब्रोंकोडाइलेशन भी हो गया और मेटाबॉलिज्म एनर्जी आपको बाहर से तो आने से रही, इसका मतलब जो ग्लाइकोजन लीवर का डिपॉजिट है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और जीआईटी और यूटेरस क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा। अब ये सब फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैंने बात की है वो की है सिंपैथोमाइमेटिक या सिंपैथेटिक सिस्टम की। जब सिंपैथेटिक सिस्टम ये सब काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है पैरासिम्पैथेटिक उसका जस्ट अपोजिट करेगा। और कैसे बात करें कि जो ही आप मानोगे इसमें शेर आया, इसमें शेर वापस चला गया, जो शेर वापस गया तो आप रिलैक्स हो गए, यानी पीपल साइज छोटी, मियोसिस क्या करेगा ये, मियोसिस। और अब बात करें अगर शेर चला गया तो आप बाथरूम भी करोगे, आपकी हार्ट रेट भी कम हो जाएगी, वेजोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और ब्रोंकोडाइलेशन जगह ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगा, और ये सब क्रिया इसके जस्ट अपोजिट होगी। मींस अगर आपकी इसके फार्माकोलॉजिकल याद रखना है कि यहाँ शेर आया तो यहाँ शेर गया, ये पैरासिम्पैथेटिक में, और ये सिंपैथोलाइटिक में भी शेर गया। तो ये शेर किस किस में आया, दो चीज में आया, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथोलाइटिक। जैसे आपको पता है जब आप एंटी एस्थमेटिक ड्रग पढ़ते हैं तो इसमें एक क्लासिफिकेशन आता है ब्रोंकोडाइलेटर, और ब्रोंकोडाइलेटर में पहले आती है सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग साल्बुटामोल, ट्रबुटेलिन, सॉल्मेटोरॉल, और दूसरी आती है पैरासिम्पैथोलाइटिक या एंटीकोलिनर्जिक, इप्राट्रोपियम, ट्रायोट्रोपियम। मींस ये दोनों ब्रोंकोडाइलेशन करेंगे और ये दोनों ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। ये माइग्रेसिस कर रहा है तो ये भी माइग्रेसिस करेगा, ये दोनों मियोसिस। और वैसे अपन हर सिस्टम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन अलग से पढ़ेंगे, पर आपको सिंपल सा फार्माकोलॉजिकल एक्शन रटना नहीं है, आपको याद रखना है कि इस सिंपैथोमाइमेटिक या सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर शेर आया था तो इसमें शेर गया, इसमें भी शेर गया और इसमें शेर आया। मींस ये अगर बीपी बढ़ा रहा है तो ये भी बीपी बढ़ाएगा, ये माइग्रेसिस कर रहा है तो ये भी माइग्रेसिस करेगा। तो सिंपल सी बात है, ये अपन बहुत ही सिंपल तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन कर लिया। अब अपन शुरू करने जा रहे हैं, ये तो था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का बहुत ही बेसिक, के फार्माकोलॉजी के हिसाब से 4 सिस्टम होते हैं और उन चारों के एक तो क्लासिफिकेशन आपको याद करने हैं और दूसरा उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो मैं ब्रीफ में आपको बता दिया, बाकी अपन अलग अलग सिस्टम से अलग करेंगे। अब अपन बात करें सबसे पहले सिंपैथेटिक सिस्टम या एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब जाहिर सी बात है एड्रेनर्जिक सिस्टम काम कैसे करेगा, यानी वो काम जब आपने शेर देखा तो आपने जब आंखों ने देखा तो ऐसा कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो जाके पर्टिकुलर एक रिसेप्टर से बाइंड होता है और उसी से पूरे देखा जाए फार्माकोलॉजिकल एक्शन आते हैं। तो ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक प्रकार का ये थोरोकोलम्बर आउटफ्लो, यानी इसका ओरिजिन जो होता है वो थोरोसिक और लंबर स्पाइनल कॉर्ड से होता है, पहली बात तो। और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम या सिंपैथेटिक सिस्टम। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम अगर काम करता है तो इसका न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा हो गया आपका, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। और ये बोथ आर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन ऑल आता है एंडोजीनियस कैटेकोलामिन, बॉडी के अंदर ही बढ़ते हैं। और बात करें एक्सोजीनियस कैटेकोलामिन तो ये दो हो गया, डोबुटामिन, आइसोप्रेनिलिन। तो सिंपल सा पहला क्वेश्चन, और एड्रेनर्जिक सिस्टम काम कैसे करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, और एड्रेनर्जिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। अब अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो इनका सिंथेसिस भी होता होगा। अब ये सिंथेसिस कैसे होता है, ये होता है फिनाइल एलेनिन, जो एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड है। कैसा है, एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड मींस जो आपको डाइट में देना चाहिए। तो सबसे पहले आपका आ गया फिनाइल एलेनिन, और फिनाइल एलेनिन से बनता है टायरोसिन। क्या बनता है, लीवर के अंदर।
और ये टायरोसिन इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज ये कन्वर्ट होता है डोपामीन के अंदर, और डोपा से बनता है डोपामीन, और डोपामीन से बनता है नॉर एड्रेनलिन, और इसके बाद बनता है एड्रेनलिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन इसमें ये आता है कि साहब एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का सिंथेसिस कैसे होता है? तो फिनाइलएलेनिन जो एक प्रकार का एसेंशियल एमिनो एसिड है, और क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में भी आता है कि कौन कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड है। तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, टीटी हाल में वीआईपी, जो आगे जब पढ़ेंगे उस डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। अब बात करेंगे फिनाइलएलेनिन से क्या बना? टायरोसिन, और टायरोसिन से डोपा बनता है, उसमें जो एंजाइम काम आता है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इज ए रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर। देखो क्वेश्चन सीधा सा यहां से आता है कि पहली बात तो क्या द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, तो सिंपल सा आपको कहना है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। और अगर बात करें कि साहब ड्रग विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, और अगर नाम नहीं देके पूछ ले कि ड्रग विच इनहिबिट द रेट लिमिटिंग स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये ड्रग आपकी होगी मी टायरोसिन, या फिर उसका दूसरा नाम है अल्फा मिथाइल पी टायरोसिन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अगर पूछ ले कि टायरोसिन से डोपा जो कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए एंजाइम कौन सा काम आता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप। यदि इसको आप रोकोगे तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिंथेसिस नहीं। और सीधा सा पूछ लेंगे ड्रग विच इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, और जबकि आपको पता है कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से हैं? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामिन। यानी इसको रोकने वाला ड्रग कौन सी है? मी टायरोसिन या अल्फा मिथाइल पी टायरोसिन। अब बात करें इसके बाद, अगर बात करें कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का, आपने न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ लिया, इसका सिंथेसिस कैसा हो रहा है वो पढ़ लिया। अब अपन बढ़ते हैं कि ये न्यूरोट्रांसमीटर अगर देखा जाए तो ये एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है, या इसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है? तो सबसे पहले बात करें मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अगर न्यूरोट्रांसमीटर बन रहा है तो जाहिर सी बात है न्यूरोट्रांसमीटर उसका मेटाबॉलिज्म भी होता होगा। तो मेटाबॉलिज्म करने वाले दो एंजाइम है, पहला मोनोएमिन ऑक्सीडेज और दूसरा होता है कॉम्ट, माओ एंड कॉम्ट। तो सीधा सा प्रश्न पूछा हुआ है कि एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर का मेटाबॉलिज्म किससे होता है? तो माओ और कॉम्ट। ये मोनोएमिन ऑक्सीडेज दो प्रकार का होता है, माओ ए एंड माओ बी। और माओ ए जो होता है ये जनरली पाया जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन, और माओ बी जनरली पाया जाता है ब्रेन के अंदर। तो ये भी सीधा सा प्रश्न है क्या माओ ए का होता है इंटेस्टाइन में, माओ बी होता है ब्रेन के अंदर। और ये माओ ए जो है वो मेटाबॉलिज्म करता है नॉर एड्रेनलिन प्लस डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन प्लस 5-HT बोले तो सीरोटोनिन, और माओ बी करता है वो करता है डोपामिन। अब देखो सिंपल से आपको पता है जब अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें आता है, अब ये तो आप पता है कि मोनोएमिन ऑक्सीडेज दो प्रकार का ए एंड बी, ए पाया जाता है इंटेस्टाइन में, बी पाया जाता है ब्रेन के अंदर। ए मेटाबॉलिज्म करता है नॉर एड्रेनलिन प्लस 5-HT यानी सीरोटोनिन, और ब्रेन में नॉर एड्रेनलिन और सीरोटोनिन की डेफिशिएंसी से डिप्रेशन आता है। तो माओ ए इनहिबिटर, अगर इस एंजाइम को इनहिबिटर देंगे तो माओ ए इनहिबिटर यूज इन द डिप्रेशन। और जबकि आपको पता है कि ब्रेन में डोपामिन की कमी होती है तो होता है पार्किंसोनिज्म। तो सिंपल कुछ ये भी आता है यूज ऑफ माओ बी इनहिबिटर इन द पार्किंसोनिज्म, यानी माओ ए को इनहिबिट करना है, माओ ए इनहिबिटर आपने दिया तो उसका यूज एंटी डिप्रेसेंट में होता है, और माओ बी का यूज होता है एंटी पार्किंसोनिज्म, जो आगे अपन सीएनएस के अंदर पढ़ेंगे। अब माओ ए को रोकने वाला ड्रग कौन कौन सी है? तो ड्रग है मोक्लोबेमाइड,
एंड क्लोरगाइलिन, और इसको रोकने वाली सीधी ड्रग है सेलेजिलिन और रेसेजिलिन। देखो सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि विच वन इज ए सेलेक्टिव माओ ए इनहिबिटर। तो सेलेक्टिव माओ हो गया मोग्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन, और पूछ ले सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर तो सेलेजिलिन और रेसेजिलिन। इसके अलावा जो नॉन सेलेक्टिव माओ आता है, यानी आपको अगर माओ ए इनहिबिटर याद है, माओ बी इनहिबिटर याद है, तो नॉन सेलेक्टिव याद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आइसोकार्बोक्सिलेट और ट्राइनाइल सैप्रोमिन होता है। यदि सिंपल है तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कैसे बनते हैं? पहली बात, माओ कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। माओ बी कहाँ पाया जाता है? ब्रेन के अंदर। माओ ए किसका मेटाबॉलिज्म करता है? नॉर एड्रेनलिन एंड सीरोटोनिन का। और माओ बी किस करता है? डोपामिन। ये सब क्वेश्चन है। और पूछ रहे हैं माओ ए को इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन कौन सी है? तो मोग्लोबेमाइड एंड क्लोरगाइलिन। और अगर पूछ ले माओ बी को इनहिबिट करने वाली कौन सी है, तो ये सेलेजिलिन और रेसेजिलिन। तो ये नहीं बोले सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर कौन सा है और सेलेक्टिव माओ बी इनहिबिटर कौन सा है, तो सेलेजिलिन रेसेजिलिन। और बात करें कॉम्ट, तो कॉम्ट को रोकने वाली ड्रग होती है इंटाकापोन एंड टोलकापोन, यानी कॉम्ट यानी बोले कैटेकोलामीन ओ मिथाइल ट्रांसफर। तो ये तीसरा आपका एड्रेनर्जिक तीसरा हो गया। आगे पहला न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा आपने पढ़ लिया। फिर आपने पढ़ा कि न्यूरोट्रांसमीटर बनता किससे, तो वो भी आपने पढ़ लिया, फिनाइलएलानिन से बनता है। और उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ये भी आपने पढ़ लिया। और उस रेट लिमिटिंग स्टेप को रोकने वाली ड्रग कौन सी होती है? मीटायरोसिन। उसके बाद अपन पता है इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, तो मेटाबॉलिज्म करता है माओ और कॉम्ट। अब माओ भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें कि ये आपका ये रिलीज कब होगा, कि जब आपका कोई इंपल्स आएगा। इंपल्स मींस जब आपने शेर देखा। अब अगर आपके साथ में छोटा बच्चा है, उसने शेर देखा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सोच रहा है बिल्ली है, यदि उसको कोई डर लगी, ना माइग्रेसी हुआ, ना बीपी बढ़ी, क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि ना तो उसके इंपल्स गए और ना उसके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, जब तक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक काम भी नहीं करेगा। तो सबसे पहले आता है नर्व कपल इम्पल्स, नर्व कपल इम्पल्स। ये आपका नॉर एड्रेनलिन स्टोर है। और जो ही आपका इंपल्स आया, ये यहाँ से रिलीज होके और ये आपका पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाएगा। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा। ये नहीं आपका ये प्री सिनेप्टिक हो गया, ये आपका पोस्ट सिनेप्टिक हो गया। और यहाँ एक रिसेप्टर होता है, आगे पढ़ेंगे, अल्फा 2। अल्फा 2 का नेचर होता है इनहिबिटरी। अब सिंपल सा दोबारा आ जाता है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है। रिलीज यानी जो ही नर्व इंपल्स आई, आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, और वो रिलीज होने की कोई मात्रा फिक्स नहीं होती, और वो रिलीज होके पर्टिकुलर रिसेप्टर पे गया और वहां जाके अपना काम किया। जैसे हार्ट पे गया तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर होता है, अगर ब्रोंकाई पे गया तो ब्रोंकाई बीटा 2 होता है, ब्रोंकोडाइलेशन करेगा और वो अपना काम करेगा। और यहाँ एक एंजाइम होता है कॉम्ट, जो भी अपन ने पढ़ा था, जो इसका मेटाबॉलिज्म। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर आया, उसने अपना काम किया, और जो एक्स्ट्रा न्यूरोट्रांसमीटर है वो वापस अपटेक होता है। इसको बोलते हैं एक्सोनल अपटेक, एक्सोनल अपटेक। और ये भी सिंपल सा प्रश्न पूछा हुआ है कि एक्सोनल अपटेक को ब्लॉक करने वाली कौन कौन सी ड्रग है, तो कोकेन, टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड एम्फेटामिन। तो बात अगर कोलोजी कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा है कि पहला अपटेक होता है एक्सोनल अपटेक, और एक्सोनल अपटेक को रोकने वाली ड्रग कौन कौन सी है? कोकेन और ये टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड एम्फेटामिन। अब ये आपके एक्सोन के अंदर आ गया। और एग्जाम में भी, एक्सोन में भी ये एंजाइम बेटा मोनोअमीन ऑक्सीडेज और मेटाबोलाइज करेगा। तो यहां से वापस अपटेक होगा, ये इसके अंदर चला था वेसिकल में, इसको बोलते हैं वेसिकुलर अपटेक, वेसिकुलर अपटेक।
और इसको रोकने वाली ड्रग होती है रिसेप्टर। अब दोबारा आते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कैसे होता है और वहां से उसका एक्शन वापस अपटेक कैसे होता है। तो सबसे पहले इंपल्स आया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए और ये आपकी सिनेप्टिक क्लेफ्ट होती है। ये रिलीज होकर पर्टिकुलर रिसेप्टर जाएगा, अपना काम करेगा और वहां से वापस अपटेक होता है, उसको बोलते हैं एक्सोनल अपटेक। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि ड्रग विच ब्लॉक द एक्सोनल अपटेक, तो कोकेन, टीसीए, एम्फेटामिन। और अगर पूछा वेसिकुलर अपटेक को रोकने वाली तो रिसेप्टर। अब देखो ये जो अल्फा 2 जो है ये आपके टंकी में बॉल की तरह काम करता है। मींस ये एक प्रकार का इनहिबिटरी रिसेप्टर है। मींस जब यह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है और अगर एक्सेस आएगा तो अगर एड्रेनलिन यहां जाएगा तो ये खुद के रिलीज को रोक देगा। यानी एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जैसे टंकी का पानी फुल होता है तो बॉल अपना पानी को रोक देती है, उसी प्रकार अल्फा 2 एक प्रकार का इनहिबिटरी रिसेप्टर है, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर बोलते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अल्फा 2 एक प्रकार का प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है और इनहिबिटरी नेचर का होता है जो खुद के रिलीज को रोकता है। और इस पे काम करने वाली ड्रग है क्लोनिडीन। बहुत सी बार पूछा है क्लोनिडीन। तो क्लोनिडीन एक प्रकार की सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। और ये क्लोनिडीन वैसे हाइपरटेंशन दी जाती है। तो क्लोनिडीन आपके एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को रोकेगी। और जब अपने एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक ड्रग यानी क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा। वैसे देखा जाए तो क्लोनिडीन एक प्रकार की अल्फा 2 एगोनिस्ट है, मींस ये सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग होनी चाहिए, लेकिन ये इनहिबिटरी नेचर की होती है, मतलब ये खुद के रिलीज को रोकेगा। तो इसके फार्माकोलॉजिकल एड्रेनलिन और नॉट रिलीज नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं क्लोनिडीन और दूसरी साथ में होती है मिथाइलडोपा। मिथाइलडोपा एक प्रकार की फाल्स न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो सिंपल सा याद रखना है कि क्लोनिडीन और मिथाइलडोपा बोथ आर द सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक एक्शन देती है क्योंकि ये खुद के रिलीज को रोकती है। अब इसमें बात करें प्रश्न कहां से बढ़ता है, तो सिंपल सा प्रश्न पहला तो यही बढ़ता है कि एक्सोनल अपटेक को ब्लॉक करने वाली कौन कौन सी ड्रग है। तो कोकेन, टीसीए और एम्फेटामिन। पूछ ले वेसिकुलर अपटेक को कौन सी करेगी, तो रिसर्पिन होगी। और पूछ ले क्लोनिडीन क्या है, तो ये प्रकार की सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट। मिथाइलडोपा भी सेलेक्टिव अल्फा 2 एगोनिस्ट है। वैसे अल्फा मिथाइल डोपामिन होता है, आगे पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन तो उसमें आ जाएगा। तो ये आपकी होगी एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर इसके न्यूरोट्रांसमीटर पढ़ना पढ़ लिए। इसके बाद अपने पढ़ा के उसका सिंथेसिस कैसे होता है, फिर आपने पढ़ लिया उसका मेटाबॉलिज्म कौन करता है। अब आपने पढ़ लिया कि साहब ये रिलीज कैसे होता है। अब ये रिलीज होने के बाद ये जाके बाइंड कहां होता है, यानी रिलीज होने के बाद ये बाइंड होता है रिसेप्टर। ये बाइंड होता है रिसेप्टर। तो सिंपल सा ये पूछता है कि साहब अब सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर कौन कौन से हैं, तो अल्फा एंड बीटा। अल्फा को अगेन देखा जाए तो अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा भी बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अगर बात करें इनके नेचर की कि कौन सा रिसेप्टर किस नेचर का होता है, तो अल्फा 1 एक्साइटेटरी, अल्फा 2 इनहिबिटरी, बीटा 1 एक्साइटेटरी और बाकी सब इनहिबिटरी। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं कि बोथ 1 अल्फा 1 एंड बीटा 1 बोथ आर द एक्साइटेटरी रिसेप्टर while 2 या 3 all are the inhibitory नेचर। अब देखो एक्साइटेटरी में फर्क क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि अल्फा 2 का था प्री सिनेप्टिक, यानी ये प्री सिनेप्टिक में था, ये खुद के रिलीज को रोक रहा था, ये इनहिबिटरी नेचर। जैसे बात करें बीटा 2 रिसेप्टर की, तो ये कहा था, आपने कहा कि मैंने कहा ब्रोंकाई पे, क्योंकि ब्रोंकोडाइलेशन कर रहा था। तो अब बात करें कि कौन सा रिसेप्टर कहां पाया जाता है, तो सबसे पहले बात करें कि अल्फा 1 कहां पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पे, आई पे, लीवर पे और ये यूरिनरी ब्लैडर पे भी पाया जाता है। अल्फा 2 ओनली कहां पाया जाता है, प्री सिनेप्टिक पे।
और बीटा 1 की बात करें तो बीटा 1 आपका एक तो हार्ट पे होता है और एक जेजी सेल ऑफ किडनी। तो सिंपल सा पूछ ले। और ब्रोंकाई कहाँ का होता है? ये बीटा 2 ब्रोंकाई पे, यूरिनरी ब्लैडर पे और ब्लड वेसल्स पे। और बीटा 3 होता है एडिपोज टिश्यू। अब देखो सिंपल सा आते हैं कि एड्रेनर्जिक सिस्टम काम कैसे करता है। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा, और वो न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके किससे बाइंड होते हैं? रिसेप्टर से। यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन कब आएगा? जब कोई पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर आके इन रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो आपको लोकेशन सिंपल से याद रखनी है कि अल्फा 1 का पाया जाता है तो आप ये ब्लड वेसल्स, आई, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर। अल्फा 2 का पाया जाता है प्री सिनेप्टिक पे। बीटा 1 का हार्ट और जेजी सेल ऑफ द किडनी। बीटा 2 का ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर एंड ब्लड वेसल्स पे। और बीटा 3 पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। और आपको जो पता है कि जब आपके सामने शेर आया तो आपकी बॉडी बढ़ेगी थोड़ी, यानी बॉडी की एनर्जी लॉस्ट होगी। यानी बीटा 3 एडिपोज टिश्यू से लिपोलाइसिस करता है। इसमें जो ड्रग काम करती है ऑरली स्टेट, ऑरली स्टार्ट आगे पढ़ेंगे, यानी लिपोलाइसिस, यानी वो एक प्रकार का कैटाबॉलिक सिस्टम। तो ये आपके हो गया एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंदर रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। और ये एक चीज आप कंफर्म याद रखना कि कोई भी ड्रग या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब तक काम नहीं करेगा तब तक पर्टिकुलर किसी रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। यानी एक्शन कब आता है? जब न्यूरोट्रांसमीटर आके रिसेप्टर से बाइंड होता है। अब जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। जैसे आपने दी बात करें प्रोपेनोलोल, तो बीटा ब्लॉकर है, मींस वो पर्टिकुलर आगे एक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो वो जो एड्रेनलिन आगे से बाइंड हो रहा है जिसकी वजह से बीपी बढ़ रही थी, तो वो बीपी बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो जब आप एक बार आगे पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक्स, उसमें एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या पढ़ेंगे। एंटागोनिस्ट ओनली हैव द एफिनिटी, डू नॉट हैव द इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मींस उसके अंदर कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं। फिर भी एक्शन कहां से आता है? क्योंकि वो एगोनिस्ट को या न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता है, इसी वजह से वो बीपी डाउन होती है। तो ये आपने पढ़ लिया कि इसके रिसेप्टर कौन से। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जो बेसिक क्वेश्चन आता है। अब अगर बात करें एड्रेनर्जी सिस्टम के अंदर, तो अपन को अभी तक क्या क्या याद है? यानी पहला तो एड्रेनर्जी को सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग भी कहते हैं, या एड्रेनर्जी एगोनिस्ट भी कहते हैं, या सिंपैथेटिक ड्रग भी होगी। तो ये ड्रग अपना पढ़ेंगे। फिर आपने पढ़ा न्यूरोट्रांसमीटर, क्या अलग लाइव